हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो देखिए, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए यहाँ से आप लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है 5 मार्क्स का, ठीक है। वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसी वीडियो में तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन के फिगर को किस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। इस तरीके का फिगर किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर बना करके आओगे, वो मेरी गारंटी है आपको समझाने की, ठीक है। इसके प्रत्येक पॉइंट के अच्छे तरीके से कैसे आपको क्या क्या कार्य होता है सभी पॉइंट का, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो ये आपका टॉपिक है विद्युत मोटर, ठीक है, ये विद्युत मोटर जो टॉपिक है एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, वो समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो ये आपका टॉपिक है विद्युत मोटर, इससे बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न ऐसे बन जाता है कि भैया विद्युत मोटर का आपको सिद्धांत स्पष्ट करना है, ठीक है। इसी में आप लोगों को इसकी संरचना के बारे में बताना है, इसकी कार्यविधि के बारे में बताना है। अगर हम मोटा मोटा बताएं तो मतलब विद्युत मोटर क्या होता है वो बताना है, इसका सिद्धांत क्या होता है वो बताना है, इसकी संरचना क्या होती है वो बताना है, और इसकी कार्यविधि के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये कहता है, ठीक है। अब देखिए, सेकंड प्रश्न आपसे कहता है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। आप क्वेश्चन को अगर एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि को समझाइए, ठीक है। और इसके उपयोग किस प्रकार से, यानी इसको किस प्रकार से हम लोग ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यानी इसका किस तरीके से ऊर्जा में रूपांतरण होता है वो बताइए। तो देखिए, दो तरीके से ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जितने भी आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो क्यों ना आपके साइंस को हों, ठीक है, आपके साइंस के ही क्यों ना हो, या फिर आपके अदर सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी आपके आईएमपी टॉपिक हैं, सभी को आप लोगों को वन वीडियो के माध्यम से, यानी एक वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। आपको उस वीडियो को देख लेना है। वीडियो को देखने के बाद अगर आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, एक बार देखने के बाद अगर आप 2 बार उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, 2 बार उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, इसके नोट्स तैयार कर लोगे, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूं कि वो टॉपिक आपको ऑल टाइम तक तैयार हो जाएगा। मतलब कि आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, कोचिंग में या फिर कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज के आज ही इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा और आज के आज ही आपको विद्युत मोटर को पूरा तैयार कर लेना है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके से लॉजिकल तरीके से आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको विद्युत मोटर को समझने से पहले मैं आपको विद्युत मोटर के डायग्राम को समझाता हूं, ठीक है। डायग्राम के समझने के बाद में फिर मैं आप लोगों को इसको रफली समझाऊंगा, ठीक है। मतलब पहले रफली समझा देता हूं, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा अच्छे से एकदम। देखो, सबसे पहले यहां पर देखो, ये आप लोगों का एक जो दिख रहा है आयताकार ABCD, ठीक है, ABCD जो ये आपको चौकोर नीले कलर का जो यहाँ पर आकृति दिख रही है ना, ABCD, और ये लंबी लंबी आकृति दिख रही है, ये आप लोगों की कुंडली है। कुंडली मतलब क्या? कुंडली मतलब कि जैसे कि आप लोग को इस तरीके से समझ सकते हो, जो पंखा होता है, पंखा के बीच में गोल गोल जो घूमता रहता है ना, ये सेम वही तरीके का, बस ये गोल होता है। तो यहाँ पर मैंने इस आयताकार ले लिया, ठीक है। अब आयताकार लेने का कारण ये है क्योंकि आयताकार से लेने से आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, ठीक है, बस इतना रोल है इसका। तो ये ABCD आप लोगों की एक कुंडली है, ठीक है। इसकी क्या है? एक लोग कुंडली आप लोगों की, ये कुंडली दो ध्रुवों, दो चुंबक के ध्रुवों के मध्य इस प्रकार से रखी हुई होती है कि इसका जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप लोगों का चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये आपका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में हमारी कुंडली रखी हुई होती है। ये कुंडली किसकी सहायता से, समझ रहे हो ना, किसकी सहायता से ये कुंडली बीच में टिकी हुई है? तो भैया देखिए, कुंडली को हम लोग क्या करते हैं कि ये जो विभक्त वलय आपको दिख रहा है, ये जो विभक्त वलय क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, आप पहले समझ लीजिए। ये विभक्त वलय की सहायता से कुंडली टिकी हुई होती है। अब किस तरीके से समझ लो, जैसे कि ये पेन है आप लोगों का, अब इसको टिकाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से पकड़ लेता हूँ और इस तरीके से पकड़ लेता हूँ। मैंने देखो इस तरीके से पकड़ा इस तरफ, और एक तरफ मैंने भैया इस तरीके से पकड़ लिया।
मतलब कि मैंने इस कुंडली को टिकाने के लिए मैंने अब इस तरीके से पकड़ा और दूसरी तरफ इस तरीके से पकड़ा। अब ये कुंडली पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुकी है। बस इतना काम करते हैं कि इसमें कि इस कुंडली को बीच में थोड़ा सा फासला कर देते हैं और ताकि जो कुंडली है वो थोड़ा सा घूम सके, ठीक है। इसी तरीके से वही चीज मैंने यहाँ पर की कि इसको टिकाने के लिए विभक्त वलय जो कि अर्धवृत्ताकार हैं, ठीक है, अर्धबेलनाकार हैं, ये आपके विभक्त वलय हैं। विभक्त वलय से हम लोगों ने यहाँ पर हरे हरे कलर से देख सकते हो, तो ये आपके ब्रुश है। अब ब्रुश इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम लोग बैटरी को इन ब्रुशों के द्वारा जोड़ सकें और इन ब्रुशों के द्वारा जो विद्युत धारा है वो आपकी कुंडली में प्रवेश कर सके। अब विद्युत धारा हम लोग क्यों प्रवाहित कराते हैं, इस कुंडली का क्या कार्य होता है, बैटरी का क्या कार्य होता है, चुंबक का क्या कार्य होता है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले इस फिगर को समझना था जो कि मैंने आपको बता दिया। कुंडली होती है, कुंडली के दोनों तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, ठीक है। कुंडली को टिकाने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम विभक्त वलय को जोड़ देते हैं जो कि अर्धबेलनाकार होते हैं। इन विभक्त वलयों को हम लोग किससे जोड़ते हैं, ब्रुश से जोड़ते हैं। ब्रुश को इसलिए लगाते हैं ताकि हम बैटरी को जोड़ सके विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए। मेरी बात को अच्छे समझ लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि विद्युत मोटर क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया कि विद्युत मोटर होता क्या है। तो देखो सबसे आसान भाषा में एकदम देखिए, सबसे आसान भाषा में कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो हम जैसे घर में देखते हैं जो पंखे होते हैं, पंखे कैसे चलते हैं, लाइट से चलते हैं। लाइट में क्या होती है, विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो पंखा घूमने लगता है। तो वही कंडीशन है, घूमने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, यांत्रिक कहते हैं। तो विद्युत मोटर का एक ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में सॉरी यहाँ पर ऊर्जा नहीं लिखा, ठीक है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। इसके सिद्धांत को अगर हम बात करें, सिद्धांत आपको जरूर लिखना है क्योंकि सिद्धांत से तात्पर्य होता है कि जो विद्युत मोटर होता है ये होता क्या है, ये मतलब क्या, मतलब विद्युत मोटर क्यों होता है, इतना मतलब होता है कि विद्युत मोटर आखिर में होता ही क्यों है और इसका क्या लॉजिक है। तो यहाँ लॉजिक है, आपको समझिए। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, देखो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब अनेक फेरों वाली, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो जब अनेक फेरों वाली कुंडली ABCD, तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब अनेक फेरों वाली कुंडली को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, देखो ये चुंबक है और यहाँ पर आप सभी जानते हो कि चुंबक एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, अब चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो कुंडली कहाँ रखी हुई, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण उसमें एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। आप सभी जानते होंगे कि जब हम लोग ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि छोटे पर दो चुंबक को आपस में ले जाते थे, दोनों आपस में जुड़ जाते थे एक दूसरे को। तो इसमें क्या होता है, जुड़ते क्यों है, क्योंकि इनमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो वही चीज़ है कि भैया जब कुंडली को इसके पास ले जाते हैं, घुमाते हैं, तो इसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है ना, जो कुंडली को उसके स्थान पर घूमने का प्रयास करने लगता है, जो कुंडली को क्या करता है, उसके स्थान पर घुमाने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। अब जैसी बात है, कुंडली कब घूमेगी, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो कुंडली घूमने लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। वैसे आप लोगों के लिए लॉजिक लगाओ तो लॉजिक बहुत आसान है कि अगर मैं कोई चीज़ लूँ और चुंबक ना धरूँ, ठीक है, मैंने कोई चीज़ सपोज करिए, मैंने कोई चीज़ ले ली, ठीक है, ये हमारी कोई ABCD रॉड है, ठीक है, मैंने इस ABCD रॉड को ले लिया, ना तो मैंने किसी चुंबक को रखा, मैंने कुछ भी नहीं लिया, केवल ये ABCD मैंने एक ये आपकी कुंडली ले ली। इस कुंडली में मैंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। गारंटी है ये कुंडली नहीं घूमेगी, जब तक नहीं घूमेगी जब तक हम लोग इसको चुंबकीय क्षेत्र के पास बीच में नहीं रखेंगे, नॉर्थ और दक्षिण ध्रुव के बीच में नहीं रखेंगे, तब तक ये कुंडली अपने स्थान पर नहीं घूमेगी। क्योंकि ये कब घूमेगी, जब ये चुंबक होगा और चुंबक का बलयुग्म कार्य करेगा, जिसके फलस्वरूप ये कुंडली आप घूमने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्धांत में आपको यही समझना है कि जब विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, किस पर आधारित है, जो अनेक फेरों वाली कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। जब धारा प्रवाहित करेंगे, कुंडली घूमेगी, और कुंडली घूमेगी तो भैया उसका कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है और चुंबक का भी क्षेत्र होता है। तो इसके बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली अपने स्थान पर घूमने लगती है। तो आप इतना समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसकी संरचना की हम बात करते हैं।
ठीक है। इसकी संरचना किस तरीके से है कि भैया यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किससे मिलकर बने हैं? चुंबक क्षेत्र से, यानी क्षेत्र चुंबक से बने। ये दोनों आप लोगों का अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये एक तरह का एक क्षेत्र चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक क्षेत्र चुंबक। आप लोग क्या करते हो, जैसे एक गेहूं का टुकड़ा लो, एक गेहूं का टुकड़ा लो तो आप कहेंगे गेहूं की ढेरी है। क्या है? गेहूं की ढेरी। तो ये दोनों दो चुंबक क्या होते हैं? क्षेत्र चुंबक होते हैं। तो अब ये क्षेत्र चुंबक हो गए, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। विभक्त वलय क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आर्मेचर यानी जो हमारी कुंडली है आर्मेचर, उसके बारे में जानेंगे। और ये जो आपके ब्रुश होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, विद्युत मोटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला भाग आप लोगों का होता है क्षेत्र चुंबक। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र यानी क्षेत्र चुंबक। दूसरा होता है आर्मेचर या फिर इसको कुंडली भी आप कह सकते हो। ठीक है, आर्मेचर या कुंडली भी आप इसको कह सकते हो। तीसरा होता है विभक्त वलय, जिसकी सहायता से कुंडली टिकी हुई होती है। ठीक है, समझ गए? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए, बोर्ड एग्जाम से पहले बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। 3 हम लोगों की ये संरचना थी। ठीक है, सॉरी 3 संरचना में 3 भाग थे, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और चौथा था हम लोगों का ब्रुश। अब डिटेल से मतलब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें जो हमारा विद्युत मोटर है इसके स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे क्षेत्र चुंबक। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे क्षेत्र चुंबक। इसमें देखिए क्या होता है, जो क्षेत्र चुंबक आप लोगों का ये दिख रहा है। ठीक है, ये क्षेत्र चुंबक आपका है। इसके बारे में क्या जानकारी करेंगे? देखिए, यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। ठीक है, यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। NS क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा उत्तरी ध्रुव जो कि N है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव जो कि हमारा S है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। तो यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि भैया इसमें एक दक्षिणी ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। क्षेत्र चुंबक है जिसमें 2 ध्रुव, एक हमारा उत्तरी ध्रुव होता है और एक हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं मैंने यहाँ पर क्यों लिखी? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं इसलिए लिखी क्योंकि मेन कारण इसी का है, मेन चीज यही है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं ना हो तो जो आप लोगों की कुंडली है, जो आप लोगों की कुंडली है बीच में अपने स्थान पर नहीं घूमेगी। इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं को भी लिखते हैं, क्योंकि इसी के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण जो कुंडली अपने स्थान पर घूमती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं N से S की ओर होती हैं, यानी इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। यहाँ देखो, ठीक है, इस तरीके से होती हैं, इधर की ओर होती हैं। ठीक है, इधर की ओर होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर होती हैं। तो उम्मीद करते हैं, देखिए अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF हालांकि मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आर्मेचर, आर्मेचर यानी कि ये जो आप लोगों की कुंडली है। ठीक है, आर्मेचर की ये जो आप लोगों की ABCD जो आप लोगों की कुंडली है, ये हमारी क्या है, आखिर क्यों है? देखो, यह तांबे की तार की अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD होती है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स ये क्या होती है, एक बेसिक सी अगर मैं बात करूं तो ये आयताकार कुंडली, हम लोग आयताकार इसलिए लिखते हैं क्योंकि भैया इसमें हम लोग लॉजिक तरीके से अभी क्रियाविधि को समझेंगे। क्योंकि इसको चाहते तो हम गोल भी ले सकते थे, लेकिन इसको आयताकार लेने का कुछ लॉजिक है जिसको हम क्रियाविधि में समझेंगे। ठीक है, तो यह एक तांबे की तार की अनेक फेरों वाली कुंडली ABCD होती है, जैसा मैंने लिखा। सेम ऐसे अगर आप एग्जाम में लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा। जो ध्रुव N से S के बीच लंबवत, यानी जो ध्रुव N और S के बीच लंबवत यानी 90 डिग्री, यानी लंबवत यानी 90 डिग्री एंगल पर रखी हुई होती है। इसके बाद देखिए होता है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है, क्यों होते हैं, इसका क्या कार्य होता है, उसको आपको अच्छे समझना है। देखिए, तो देखिए कुंडली के सिरों का संबंध, देखो यहाँ पर ये कुंडली है। ठीक है, देखो कुंडली यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी है, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई यहाँ तक ये पूरी है। तो कुंडली के एक इधर ये सिरा है और एक ये इधर सिरा है। तो इन दोनों सिरों का संबंध किससे है? देखो, इन दोनों सिरों का संबंध है इस विभक्त वलयों से। अब इसको विभक्त इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्ध बेलनाकार है। ठीक है, अगर ये पूरे के पूरे समूचे होते तो इसको हम सर्पी विलय कहते हैं, यानी ये पूरे समूचे होते यानी ना तो कटे नहीं होते तो इसको हम सर्पी विलय बोलते।
ये आधे कटे हुए बेलनाकार के रूप के हैं, इसीलिए इसको विभक्त वलय बोल रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं इसको विभक्त वलय बोल रहा हूँ। तो विभक्त वलय में देखिए क्या लिखोगे आप लोग कि कुंडली के सिरों का संबंध, कि कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग तांबे के छिलकों से तांबे के छल्लों से होता है। ठीक है, ये तांबे के छल्ले होते हैं, किस धातु के होते हैं? तांबे धातु के होते हैं। तो तांबे के छल्लों से होता है, जो आपस में एक दूसरे से स्पर्श नहीं करते हैं। मतलब ये दोनों आपस में देखो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्पर्श नहीं करते हैं। इनका आकार अर्ध बेलनाकार होता है। कैसा होता है? तो इनका जो आकार होता है वो अर्ध बेलनाकार होता है, और जिसके कारण इन्हें हम लोग विभक्त वलय क्या बोलते हैं? विभक्त वलय बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? विभक्त वलय समझ में आया, आर्मेचर समझ में आया, आप लोगों को उम्मीद है क्षेत्र चुंबक भी समझ में आया होगा। लास्ट आप लोगों का रह जाता है ब्रुश। आखिर ब्रुश का क्या कार्य होता है? ब्रुश वो वाला ब्रुश नहीं जो मुंह में रगड़ा जाता है, ये वो वाला ब्रुश नहीं है। ये वो ब्रुश है जिसके द्वारा हम लोग बैटरी को आपस में संयोजित करते हैं। यानी ये वो ब्रुश है जिसके द्वारा बैटरी जुड़ी हुई होती है, और बैटरी इसीलिए जुड़ी हुई होती है क्योंकि हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें कुंडली को घुमाना है। कुंडली तभी घूमेगी जब यहाँ पर चुंबक होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग लगाओगे। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि ब्रुश का क्या कार्य होता है। ठीक है, ब्रुश यानी हमारे जो ब्रुश होता है इसका क्या कार्य होता है। तो देखो विभक्त वलय L, अब देखो मैंने यहाँ पर L या M नहीं लिखा है, तो आप लोगों के सामने मैं लिख भी देता हूँ, हालांकि मैंने नहीं लिखा था, ध्यान में। ठीक है, तो देखो ये आपका विभक्त वलय L है। ठीक है, ये आपका विभक्त वलय M है, L M। ठीक है, और ये आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का ब्रुश B1 है। ठीक है, ये आप लोगों का ब्रुश B2 है। ठीक है, इससे हम लोगों को थोड़ा सा थ्योरी जो समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग विभक्त वलय L बोलते हैं, इसको हम लोग विभक्त वलय M बोलते हैं, इसको ब्रुश B1 बोलते हैं, इसको हम लोग B2 बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका जो संरचना स्ट्रक्चर है उसको आसानी हो जाती है समझने में। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं भाई, कि यहाँ पर हम लोग इसके नाम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ब्रुश विभक्त वलय, देखिए विभक्त वलय L, जो आपका विभक्त वलय L होता है वह M होता है। कार्बन धातु की बनी दो पट्टियों B1 व B2 को स्पर्श करते हैं। देखो स्पर्श करने का मतलब होता है जुड़े हुए होते हैं, यानी हल्का सा टच कर रहे होते हैं, स्पर्श करते हैं, ब्रुश कहलाते हैं। जो भैया यहाँ पर B1 व B2 जो ये विभक्त वलय से जुड़े हुए हैं, स्पर्श कर रहे हैं, यही आपके ब्रुश होते हैं। आगे ब्रुश B1 व B2 के बीच एक बैटरी संयोजित कर देते हैं। एक तरफ से धारा प्रवेश करती है तथा दूसरी तरफ से धारा बाहर निकलती है। तो यहाँ से जो धारा है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ से बैटरी से धारा निकलना शुरू हुई। ठीक है, और यहाँ से धारा वापस आना शुरू हुई। तो धारा कैसे कैसे जाती, देखो धारा यहाँ से शुरू होती चलना। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू होती है। ठीक है, इस तरीके से जाती है। देखो समझते रहिए आप लोग साथ साथ। यहाँ से धारा, बैटरी चालू की धारा शुरू हुई, यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, फिर इस तरीके से इस वाले कुंडली पर आएगी। फिर देखिए ए बी जो आपका सिरा यहाँ पहुँचेगी, फिर सी डी सिरा यहाँ पहुँचेगी, फिर ए सी सिरा यहाँ पहुँचेगी, फिर सी डी सिरे पर पहुँचती है, और फिर इसके बाद वापस जाना शुरू हो जाती है, और फिर ये वापस यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरी तरीके से ये वापस चली जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि एक तरफ से धारा प्रवेश करती है और तथा दूसरी तरफ से धारा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, आप सभी लोगों को मैंने जितने भी विद्युत मोटर के जितने भी संरचना में भाग थे सभी को बहुत अच्छे से समझाया। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एकदम जीरो लेवल से एकदम बेसिक तरीके से समझाया है कि आखिर कुंडली क्या होती है, कुंडली क्यों घूमती है। वो तो मैंने अभी आपको नहीं बताया, क्रिया विधि में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको ध्रुवों के बारे में बताया, ब्रुश क्या होता है, आखिर ब्रुश क्यों होते हैं इसके बारे में बताया, विभक्त वलय, आखिर विभक्त वलय क्यों होता है, इसको क्यों ही विभक्त वलय बोलते हैं उसके बारे में बताया, और कुंडली के बारे में बताया, और बैटरी आखिर क्यों रखी जाती है इसके बारे में मैंने आपको बताया। धारा इधर से क्यों ही प्रवेश करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्रिया विधि में समझाऊंगा। तो आप हेडिंग लगाओगे क्रिया विधि, और देखिए क्रिया विधि को स्ट्रक्चर इस संरचना के साथ समझते हुए चलेंगे। देखो कि जब बैटरी की सहायता से धारा को प्रवाहित कराया जाता है, बैटरी इसीलिए लगाते हैं ताकि स्विच ऑन करेंगे तो धारा बहने लगेगी। तो जब बैटरी की सहायता से धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो धारा क्या होती है भैया, B1, ब्रुश B1, देखिए ब्रुश B1 से होती हुई कुंडली के भुजा AB में। तो मैंने आपको देखिए सबसे पहले मैं संरचना द्वारा समझा देता हूं भाई। देखो जैसे ही हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, बैटरी को चालू करते हैं, बैटरी को जैसे ही चालू कर देते हैं धारा निकलना बहना शुरू हो जाती है। धारा बहते 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 B1 में पहुंच जाती है। अब जैसे ही धारा B1 पर पहुंचती है
तो यहाँ से क्या होता है, ये धारा B1 में विभक्त वलय में स्पर्श नहीं करती है। देखो विभक्त वलय में अगर पहुंचेगी तो पूरी सर्किट में करंट आने लगेगा, तो ये विभक्त वलय में धारा नहीं पहुंचती है, धारा कुंडली में पहुंचती है। अब जैसे ही धारा कुंडली में जाती है तो सबसे पहले इसके सिरे AB पर पहुंचती है। तो जैसे ही सिरे AB पर पहुंचती है तो देखिए धारा ऊपर की ओर है, धारा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं इधर की ओर है, ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा इधर की ओर है, धारा ऊपर की ओर बह रही है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, दाएं हाथ के नियम के अनुसार बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, यानी ये जो AB है, AB सिरा ये ऊपर की ओर जाएगा, समझ गए। इसके बाद क्या होता है, जो धारा होती है वो CD में, धारा जो होती है AC पर पहुंचती है। धारा की दिशा एक तरफ है और धारा भी इसी तरफ है भैया, और आपकी चुंबकीय बल रेखाएं भी इसी तरफ हैं, तो कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण है, कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। इनके बीच में बल युग्म AB पर बल युग्म इस वजह से कार्य किया क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं और यहाँ पर धारा की जो बीच एंगल था वो 90 डिग्री था, इसी वजह से इस पर ऊपर की ओर बल कार्य करा। लेकिन जैसे ही AC पर पहुंचेगा तो कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब धारा CD पर पहुंचेगी तो धारा नीचे की ओर होगी, बल कैसे किधर की, धारा नीचे की ओर होगी, बल रेखाएं तो वैसे ही होंगे लेकिन धारा नीचे की ओर बह रही होगी, तो इस वजह से बल युग्म नीचे की ओर कार्य करने लगेगा। इस वजह से क्या होता है कि कुंडली अपने स्थान पर एक चक्कर, यानी एक नहीं आधा चक्कर घूम जाती है। जैसे मान लो आधा चक्कर घुमाने के लिए ऐसे मैं बता दूं, जैसे इस तरीके से है तो ये इस तरीके से घूम जाती है, समझ गए। अब जैसे ही धारा आप लोगों की AC में फिर से पहुंचेगी तो इस बार धारा क्या होगी, इस बार कुंडली आपकी पलट जाएगी, कुंडली इधर साइड आ जाएगी, धारा AC में नीचे, AB में नीचे की ओर होगी और CD में ऊपर की ओर होगी। तो CD पर ऊपर की ओर होगी तो बल ऊपर की ओर कार्य करेगा और AC पे नीचे की ओर कार्य करेगा। तो इस तरीके से ये कुंडली ऐसी थी, ये फिर से ऐसी, मतलब कि ऐसी थी, इसको ऐसे करेंगे तो ये इस तरीके से फिर से अपने पुनः उसी स्थान पर आ जाएगी। यदि हम लोग निरंतर धारा को प्रवाहित करते रहते हैं तो कुंडली अपने स्थान पर निरंतर घूमती रहती है। तो वही चीज यहां पर मैंने क्रियाविधि में आपको बताया कि जब बैटरी की सहायता से धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो धारा ब्रुश B1 से होती हुई कुंडली की भुजा AB में प्रवेश करती है। चूंकि यहाँ पर धारा की दिशा ऊपर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है, मैंने हालांकि मैंने इसमें ज़्यादा नहीं लिखा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कि जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो AB सिरा ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर घूम जाता है, क्योंकि CD पर धारा नीचे की ओर नीचे की ओर है और वापस जा रहा है, और धारा नीचे वापस जा रही है। और इस वजह से क्या होता है, आगे देखिए, इस परिस्थिति में कुंडली अपना आधा चक्कर, जो आधा चक्कर है, पूरा कर लेती है और अर्ध चक्कर के बाद AB में धारा नीचे की ओर, मैंने आपको बताया जब ऐसे होगी तो धारा, देखिए AB सिरा इधर साइड चला जाता है, अब AB सिरा राइट हैंड साइड चला जाता है, CD सिरा जो कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। तो AB पर धारा नीचे की ओर होती है तो बल किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर। तो वही चीज़ AB पर धारा नीचे की ओर है और CD में धारा ऊपर की ओर बहने लगती है, तो इसके कारण AB नीचे की ओर तथा CD ऊपर की ओर घूम जाता है। अतः कुंडली अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है और यदि विद्युत धारा को प्रवाह निरंतर होता रहता है तो कुंडली अपने स्थान पर निरंतर घूमती रहती है। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ ध्यान से समझोगे तो मैंने जो यहाँ पर आप लोगों को क्रिया विधि समझाई है, जो मैंने अपने मुंह से बोलकर क्रिया विधि समझाई थी, अगर आप लोग उसको समझ लोगे फिर अपने अनुसार बना करके भी क्रिया विधि को लिख के आओगे एग्जाम में अपने अनुसार, तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। क्रिया विधि को आपको रटना नहीं है। मैंने अभी आपको क्रिया विधि समझाई थी स्ट्रक्चर, यानी इस चित्र की सहायता से मैंने लिखी हुई क्रिया विधि तो समझाई, इससे पहले मैंने अभी आपको समझाई थी स्ट्रक्चर की सहायता से। अगर आपने वो समझ लिया तो आप स्वयं से बना करके इसकी संरचना से सहायता से क्रिया विधि को बिना रटे लिख सकते हो, ठीक है। तो संरचना समझ लिया, अब इसके कुछ उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है वो भी देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त कर दे देंगे। देखो, विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे में किया जाता है। जल पंप जो होते हैं, जल पंप समझ रहे हो, जैसे कि जिससे पानी निकाला जाता है बाहर की ओर, उसमें किया जाता है। गेहूं पीसने की मशीन में किया जाता है क्योंकि उसमें भी मोटर लगी हुई होती है ना। और अनेक विद्युत उपकरणों में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो भाई साहब इस तरीके से देखिए मैंने इस पूरे टॉपिक को आपको बेहतर तरीके से एकदम, ठीक है, एकदम मक्खन तरीके से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं इतना अच्छी तरीके से टॉपिक आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं समझाएगा। और अगर आपको इसी तरीके से सभी टॉपिक और सभी IMP क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम से पहले सभी टॉपिक को मक्खन तरीके से समझना है, ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं उनको मक्खन तरीके से समझना है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
उन सभी को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। जितने भी चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।